morning, dear students. How are you? Hope you all are fine. Today we will do technique of scientific management. In last video, we completed two techniques: standardization of work and functional foremanship. In this video, we will complete simplification. What is simplification? In simplification, putting means at end the simplification means putting an end to the unnecessary types, qualities, size and weights, etc. For example, it is all right for a shoe manufacturing company to manufacture shoes of 0, 1, 2, 3, 4, 5 sizes. But if we start manufacturing shoes of 0, 0.5, 1, 1.25, 1.5, 1.75, it will be simply wrong. अगर एक शू कंपनी शू साइज़ बना रही है, अगर वो 0.5, 0.25 के साइज़ बनाती है तो वो सिंपल नहीं है. लेकिन अगर वो उसके 0.25, 0.5 के साइज़ को हटाकर 0, 1, 2, 3, 4, 5 सीधा कर देती है तो वो क्या है, हमारा सिंप्लीफिकेशन हो जाता है. देयर इज़ नो जस्टिफिकेशन इन द डिफरेंस ऑफ सच साइजेस. इन सच ए सिचुएशन डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन शैल हैव टू बी इंस्टॉल्ड. अगर हम इन सिंप्लीफिकेशन नहीं करते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट टाइप्स की मशीन्स को जो है लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ज़्यादा मशीनें लगाने की वजह से हमारी कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी. देयरफॉर इज़ एडवाइजेबल टू मैन्युफैक्चर शूज़ ओनली ऑफ द प्रॉपर साइज. इन अदर वर्ड्स, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज़ द आंसर. तो बात आती है क्या ऑब्जेक्टिव ऑफ सिंप्लीफिकेशन की. फर्स्ट पॉइंट है इफेक्टिंग इकोनॉमी इन द यूज़ ऑफ मशीन्स. हम क्या करेंगे, मशीन्स का इफ़ेक्टिव यूज़ करेंगे, इफेक्टिंग इकोनॉमी यूज़ करेंगे. नेक्स्ट हमारा पॉइंट कह सकता है कि ब्रिंगिंग डाउन द लेबर कॉस्ट. लेबर कॉस्ट को क्या है, डाउन लाना. किसकी वजह से, हेल्प ऑफ द स्पेशलाइजेशन. द बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन कैन बी ऑब्टेन्ड बाय रिस्ट्रिक्टिंग स्पेशलाइजेशन ओनली टू ए फ्यू प्रोडक्ट्स. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इफेक्टिंग इकोनॉमी इन द स्टाफ. स्टाफ भी क्या है, हमको कम लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से हमें कम रेट पर स्टाफ भी कम जो है कॉस्ट में हमारा स्टाफ का जो हो सकता है. नेक्स्ट पॉइंट है अकॉर्डिंग टू अनदर एग्जांपल, ए पेपर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन द यूएसए स्टार्टेड द वर्क ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ पेपर इट वाज मैन्युफैक्चरिंग एंड सक्सीडेड इन रिड्यूसिंग देयर टाइप फ्रॉम 2000 टू 200. यूएसए की एक कंपनी जो पेपर बनाती थी वो 2000 टाइप के पेपर का बनाती थी, लेकिन जब उन्होंने सिंप्लीफिकेशन किया तो 200 टाइप्स का बनाने लगी. तो कितना 1800 जो है उनकी कॉस्ट जो है कमी आई होगी. 1800 टाइप के पेपर जो है कम हो गए सिंप्लीफिकेशन की वजह से. तो किस तरह से सिंप्लीफिकेशन हेल्पफुल है वो तो सभी को समझ में आ ही रहा होगा. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है मेथड स्टडी. क्या है मेथड स्टडी? इट रेफर टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सुटेबल वे टू डू ए पर्टिकुलर एक्टिविटी. एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को करने के लिए हम जो एक सुटेबल वे आइडेंटिफाई करते हैं वो हमारा मेथड कहा जाता है. तो उस मेथड को हम किस तरीके से टेक्निक को यूज़ करेंगे, क्या हमारे जो बेस्ट वे रहेगा काम को करने का, या हम कह सकते हैं कि फाइंड आउट करना वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब. तो ये हमारी मेथड स्टडी कहती है कि हमको इस तरीके से करना चाहिए जिससे हम ऑपरेशन टेक्निक का यूज़ करते हुए हम क्या कर रहे हैं कि चीपेस्ट वे में बना पा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पा रहे हैं. नेक्स्ट हमारा आता है टाइम स्टडी. इट रेफर टू डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर एक्टिविटी. एक पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंप्लीट करने में स्टैंडर्ड डिटरमिनेट कर देना कि कितना टाइम उसमें कंज्यूम होने वाला है. तो स्टैंडर्ड टाइम इज़ डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज टाइम टेकन बाय द सेवरल एक्सपीरियंस ऑफ द सेम वर्क.
हम क्या करेंगे कि जो ये टेक्निक बनाई गई वो कैसे बनाई गई होगी, सेवरल एक्सपीरियंस किए गए सेम वर्क पर, तो एवरेज टाइम जो है वो निकाला गया, जिसकी वजह से वहाँ पर यूज़ किया गया स्टॉप वॉच का यूज़ करने के बाद क्या कहते हैं कि पर्सन जो है एक टाइम डेटर्मिनेट कर पाए कि टाइम डेटर्मिनेशन करने से क्या हुआ कि आपने एक यूनिट को प्रोड्यूस करने का टाइम जो है वो फिक्स कर दिया है। तो लेबर को आपने टाइम बता दिया, तो लेबर की कॉस्ट आप उससे डिसाइड कर सकते हैं, नंबर ऑफ वर्कर आप डिसाइड कर सकते हैं, इंसेंटिव प्लान आप डिसाइड कर सकते हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल होगा ये टेक्निक टाइम स्टडी की। नेक्स्ट हमारा 7th पॉइंट है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी क्या है? इट रेफर टू डिटरमाइनिंग द ड्यूरेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट इंटरवल टू कंप्लीट ए पर्टिकुलर जॉब। एक पर्टिकुलर जॉब को करने में पर्सन को कौन कौन से जो है रेस्ट करने, कितने वर्क के बाद रेस्ट करना चाहिए, या ड्यूरेशन क्या रहेगी वर्क की, और रेस्ट इंटरवल क्या होना चाहिए, तो ये डिसाइड करता है, जिससे कि वर्कर जो हैं वो रिफ़्रेश महसूस करेंगे और साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं कि वो फुल कैपेसिटी से काम करने लगेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी इज़ टू मेंटेन द एफिशिएंसी लेवल ऑफ द वर्कर्स। वर्कर की एफिशिएंसी लेवल को इंक्रीज करेगा ये स्टडी। देयर में बी सो मैनी केसेस ऑफ फैटिग्स। काफ़ी केसेस हो सकते हैं, हम जब थकान महसूस करते हैं तो काफ़ी केसेस हो सकते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं लॉन्ग वर्किंग हावर, पुअर वर्किंग कंडीशन, अनसुटेबल वर्क, अनहैप्पी रिलेशन विद द बॉस। तो ये सारे जो है फैटिग के केसेस है। तो पर्सन को कितना रेस्ट मिलना चाहिए, कितना इंटरवल होना चाहिए, कितनी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए रेस्ट की, तो वो चीज़ जो है हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं और ये फैटिग स्टडी में इसके बारे में बोला गया है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम क्या कहता है? पर्सन को डिफरेंट रेट जो है मिलनी चाहिए, जिससे कि जो एफिशिएंट वर्कर हैं और लेस एफिशिएंट वर्कर हैं उनको डिफरेंशिएट किया जा सके। डिफरेंशियल पीस वेज सिस्टम इज़ ए टेक्निक विच डिफरेंशिएट बिटवीन एफिशिएंट एंड लेस एफिशिएंट वर्कर्स। इट reward the efficient worker and motivate the less efficient ones to improve their efficiency। तो ये क्या करता है? रिवॉर्ड देता है जो एफिशिएंट वर्कर हैं और उनको मोटिवेट करता है, जो लेस एफिशिएंट हैं उनकी भी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने का काम करती है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर 2 pieces rate, one for those worker who produce the standard output or more and the other for those who produce less than the standard output. For example, let the standard output rate per day 20 units and the 2 wages rates be ₹5 per unit and 4 per unit respectively। जो पर्सन 20 यूनिट प्रोड्यूस कर देता है उसको 5 रुपीज़ मिलेगा, और अगर 20 से कम करेगा तो उसको 4 रुपीज़ के अकॉर्डिंग जो है पर यूनिट कॉस्ट या वेजेस मिलेगी। तो क्या कह सकते हैं हम, वर्कर जो है ए वर्कर ने क्या करा 20 यूनिट प्रोड्यूस की तो वो 100 रुपीज़ ले गया, लेकिन बी पर्सन जो है 18 यूनिट प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका क्या होगा, स्टैंडर्ड हमने फिक्स किया था 20 यूनिट से कम करेगा तो 4 रुपीज़ के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, 18 4 जो क्या हो जाएगा 72। तो उस पर्सन को सिर्फ 2 यूनिट कम बनाने की वजह से कितने का लॉस हो गया, 28 रुपीज़ का। तो अब इसमें क्या होगा, लेस एफिशिएंट जो वर्कर्स हैं विल बी मोटिवेटेड टू वर्क मोर एंड एफिशिएंट वर्कर विल बी मोटिवेटेड टू मेंटेन देयर एफिशिएंसी। नेक्स्ट हम कह सकते हैं मेंटल रिवॉल्यूशन। जो हमारी नेक्स्ट टेक्निक है साइंटिफिक ऑफ मैनेजमेंट की वो क्या है, मेंटल रिवॉल्यूशन। मेंटल रिवॉल्यूशन क्या है? इट रेफर टू द चेंज इन द एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर टुवर्ड वन अनदर फ्रॉम कंपटीशन टू कोऑपरेशन। पर्सन का इस तरीके से चेंज कर देना एटीट्यूड कि वो कंपटीशन की बजाय कोऑपरेशन पर आ जाए। मेंटल रिवॉल्यूशन कॉल फॉर ए चेंज इन द माइंडसेट ऑफ बोथ एम्प्लॉयर एंड वर्कर्स। As per Taylor, revolution in mindset of both the employer and the worker is required because it will promote feeling of cooperation and will be beneficial to both the parties। कन्फ्लिक्ट्स जो होंगे उसको ख़त्म करके डिवीज़न ऑफ प्रॉफिट्स को हटाकर इंक्रीजिंग ऑफ प्रॉफिट्स की बात करना, बात माइंड में लाना जो है वही मेंटल रिवॉल्यूशन है।
तो यही कहता है कि टेलर कहता है कि इंस्टेड ऑफ फाइटिंग ओवर डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स बोथ द पार्टी शुड मेक एफर्ट फॉर इंक्रीजिंग द प्रॉफिट्स। जब प्रॉफिट इंक्रीज करने की बात होगी तो उसमें क्या होगा, सभी का बेनिफिट होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ टेलर एंड फ्योल। देयर आर सम सिमिलैरिटी एंड डिससिमिलैरिटी इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ दीज स्पेशलिस्ट इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट। टेलर एंड फ्योल दोनों के आपको कंपैरेटिव स्टडी अगर हम बात करें तो क्या रहेगा कि फर्स्ट कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं दोनों में। दोनों ही क्या काम करते हैं, मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का काम कर रहे हैं। बोथ द मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैव प्रेजेंटेड सॉल्यूशन टू द मैनेजरियल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस एंड एक्सपेरिमेंट्स। द सॉल्यूशन प्रेजेंटेड बाय बोथ दीज एक्सपर्ट्स आर प्रेजेंट इन द शेप ऑफ प्रिंसिपल्स। तो दोनों ही किस लिए काम कर रहे हैं कि मैनेजर की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए काम करते हैं। स्ट्रेस ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, दोनों ही किस पर, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पर स्ट्रेस डालते हैं। जैसे कि हम कह सकते हैं टेलर एंड फ्योल हैव बोथ बीन डायरेक्टली कनेक्टेड विद द रियलिटी ऑफ द वर्क। हाँ, ये फ़र्क है कि वो फैक्ट्री लेवल पर काम करता है और वो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर काम करता है। This is why they both have laid stress upon the practical aspect of work. In other words, they gave their suggestion about improvement where such improvement were possible. They don't lay down any principle which cannot be brought into the parameter of practically. Next हम कह सकते हैं क्या, नेक्स्ट हम कह सकते हैं कुछ सिमिलैरिटी में थर्ड पॉइंट जो हमारा आता है वो क्या है, स्ट्रेस ऑन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन। दोनों एक्सपर्ट क्या काम करते हैं कि वर्किंग कंडीशन अच्छी हो जाए, वर्क जो है स्मूथली हो और जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव हो सकें। तो दोनों ही यही चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव अचीव हों। जब ऑब्जेक्टिव अचीव होंगे तो दोनों ही गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन एस्टेब्लिश करने पर स्ट्रेस डालती हैं। डिसिमिलैरिटी में आप क्या देख सकते हैं, कुछ डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट है पर्सपेक्टिव का, रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी। ये फैक्ट्री एरिया में काम करने की बात करता है और वो हमारा हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट की बात करता है। यूनिटी ऑफ कमांड को टेलर जो है वोलेट करता है। वो कहता है कि सुपरविजन ऑफ 8 स्पेशलिस्ट सिमल्टेनियसली, कि 8 पर्सन होने चाहिए अगर 8 स्पेशलिस्ट जो है वर्कर के ऊपर। द प्रिंसिपल इज, क्योंकि जो हमारे गैंग बॉस, रिपेयर बॉस, तो ये इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, तो ये सारे जो है 8 बॉस की बात देता है। लेकिन ये क्या कहता है कि स्ट्रिक्टली ये फॉलो होना चाहिए कि 1 पर्सन जो है एक ही तरफ से कमांड जो है वो ले रहा हो। नेक्स्ट हमारा डिसिमिलैरिटी का पॉइंट आता है एप्लीकेबिलिटी। ये स्पेशल सिचुएशन में अप्लाई करने की बात करता है और वो यूनिवर्सल नेचर का है। यूनिवर्सल नेचर का है तो मीन्स हर जगह पर अप्लाई होगा। बेसिस ऑफ फॉर्मेशन की बात करें तो एस्टेब्लिश प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। ऑब्जर्व से और एक्सपेरिमेंट्स से ये एस्टेब्लिश हुए हैं और ये पर्सनल एक्सपीरियंस इन द फॉर्म ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ से प्रेजेंट किए गए हैं। फोकस की बात करें तो इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी विद द हेल्प ऑफ सिंप्लीफिकेशन, द स्टडी ऑफ टाइम एंड स्पीड। अगर हम रिफॉर्मिंग की बात करें कि फोकस अगर प्रिंसिपल का डालें तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव को फॉलो करने की बात करता है, मेन फोकस वहाँ डालता है। पर्सनैलिटी, साइंटिफिक पर्सनैलिटी है इसकी और इसकी प्रोफेशनल पर्सनैलिटी है। एक्सप्रेशन की बात करें तो ये साइंटिफिक मैनेजमेंट है, ये जनरल थिंकिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन है। In conclusion, it can be said that these days many changes have crept in the world of the management. It is because of these changes that the principle of Taylor appear to be a little old one. On the other hand, principle advocated by Fayol get credence in the modern context.
Even then, Taylor contribution cannot be considered insignificant as his principles certainly guide the manager in some way or the other. तो दोनों ही प्रिंसिपल जो हैं वो दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। अगर हम बात करें कि हेनरी फ्योर के प्रिंसिपल के, तो वो जो है यूनिवर्सल हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकिंग के पॉइंट से देखें तो वो हमारे सेट बैठते हैं। लेकिन टेलर के ये जो है वो भी कम इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी अपने अगर पर्सन जो है अपनी उसमें लाइफ में वर्कर के को देखते हुए बनाए गए हैं। तो मेन जो हमारा वर्क होता है वो वर्कर से ही होता है, तो वर्कर के बिना जो है हमारा काम नहीं चल सकता है। तो वर्कर पर अप्लाई करने के लिए भी ये प्रिंसिपल जो है ये दिए गए हैं। इसके साथ हमारा ये चैप्टर होता है यहाँ फिनिश। नेक्स्ट हमारा है रहेगा केस स्टडीज़, वो हम बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप इससे रिलेटेड अपना होमवर्क नोटबुक में कंप्लीट करेंगे और उसकी फ़ोटोज़ मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू एंड बाय बाय, हैव ए नाइस डे।